नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमने साहित्य शास्त्र की कक्षाएं आरंभ की है और उसमें हमने काव्य लक्षण पढ़ चुके हैं, यानी काव्य का स्वरूप क्या है ये हम देख चुके हैं। और आज हम आगे बढ़ते हैं काव्य हेतु की तरफ। काव्य हेतु, तो आज हम देखेंगे काव्य हेतु क्या है और इसके साथ में एक और आता है काव्य हेतु के साथ में काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है दोनों में, इसको भी हम पहचानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं आज। सबसे पहले हम बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि हेतु मतलब क्या होता है। जैसे हम सामान्य रूप से तो बात करते हैं कि मेरे हेतु या फिर किसी कार्य के हेतु। तो हेतु का मतलब हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अर्थात काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य उत्पत्ति का कारण। काव्य जो आप लिखा जा रहा है उसका कारण होता है। ये एक जो अंतर है कि आखिरकार काव्य लिखा कैसे गया है। जिसकी अगर आपको चाय बनानी हो तो चाय के लिए जो आवश्यकता होगी वो होगी आपके दूध की, चाय पत्ती की। तो ये क्या हुआ, चाय हेतु हो गया। तो उसी ढंग से काव्य हेतु क्या है, तो उसको आज हम समझेंगे। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु उसका कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए कहा, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, काव्य करना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति में काव्य हेतु मौजूद है तो ही वो काव्य रचना कर सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति है, वही कवि है और वही अपनी रचना कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बात आती है कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में क्या अंतर है। जैसे काव्य हेतु तो वो तत्व है, वो कारक है जो किसी व्यक्ति में मौजूद होने पर काव्य रचना हो सकती है। और काव्य प्रयोजन उसका उद्देश्य हो गया कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कवि अगर किसी कविता की रचना कर रहा है तो उसका कारण क्या, मतलब उसका उद्देश्य क्या है कि आखिरकार वो काव्य रचना क्यों कर रहा है, उसे उसको लाभ क्या मिल सकता है। तो इसको सामान्य रूप से देखें। काव्य हेतु का तात्पर्य है काव्य की रचना कर सकने में समर्थ बनाने वाले निमित्त कारण, जबकि काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना के अनंतर उससे प्राप्त होने वाले लाभ। यानी अगर कोई व्यक्ति काव्य कर पा रहा है, काव्य की रचना कर पा रहा है, तो उसको उसके पीछे कारण है काव्य हेतु। और अगर किसी वो विशेष उद्देश्य से काव्य की रचना करता है तो वो उसका प्रयोजन होता है। काव्य हेतु काव्य रचना से पहले का है और काव्य प्रयोजन काव्य रचना के बाद में प्राप्त होने वाला है। काव्य हेतु का तात्पर्य उन साधनों से जो कविता रच सकने में सक्षम बनाते हैं, जबकि काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य अर्थात प्राप्त होने वाले लाभ से है। और इसको हम मोटे रूप से देखें तो हेतु का संबंध कवि सामर्थ्य से, जबकि प्रयोजन का संबंध कवि को प्राप्त होने वाले लाभ से है। ये देखिए, अब हेतु बहुत ही आसान है। हेतु में मात्र 3 हेतु बताए गए हैं मुख्य रूप से। भारतीय काव्य शास्त्र में जो निरूपित काव्य हेतु है वो 3 ही है। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। ये तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभा। अगर प्रतिभा नहीं है तो दूसरे 2 कारक होने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। चाहे वो व्युत्पत्ति करे, निपुणता वो कैसे प्राप्त करेगा अगर उसमें प्रतिभा नहीं है तो, और अभ्यास वो किताबी कर ले, लेकिन अगर प्रतिभा नहीं है तो भी इतना उसको लाभ नहीं मिल सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभा। सबसे पहले काव्य हेतुओं पर विचार अग्नि पुराण में किया गया था कि प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया था। वो उसका यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, नरत्व दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कि सबसे पहले नर होना भी दुर्लभ है, मनुष्य होना दुर्लभ है, उसके ऊपर विद्या प्राप्त होना और भी अधिक दुर्लभ है। कवित्व दुर्लभ यत्र है, और उसमें विद्या होने के बाद भी कवित्व होना बहुत ही दुर्लभ है। शक्ति तत्र सुदुर्लभ, और कविता करने की जो शक्ति है, प्रतिभा, वो तो और भी अधिक दुर्लभ है। यानी प्रतिभा को शक्ति भी कहा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में संस्कृत काव्य शास्त्र जो है उसमें आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। यहाँ पर जो प्रमुख मत है उसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य भामह के मत की। आचार्य भामह का जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि उनका जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है, और उसके अंदर स्वीकार किया कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। यहाँ पर भी प्रतिभा का महत्व बहुत अधिक दिया गया है। तो निश्चित तौर से भामह जो है वो प्रतिभा को प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं। देखिए, हेतु तो 3 निर्धारित हो चुके हैं। पहला हेतु हुआ प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया, तो भामह महत्व दे रहे हैं यहाँ पर
प्रतिभा को। और इसमें थोड़ा सा एक और वो निकालते हैं बात की, शब्द शास्त्र को जानने वाले की सेवा और उपासना करके शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करते तथा अन्य कवियों की कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए प्रतिभा महत्वपूर्ण बताया, लेकिन अभ्यास का भी व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी महत्वपूर्ण वो देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रतिभा को ही बताया गया है। दूसरा मत है आचार्य दंडी का मत है, जो उनके ग्रंथ काव्यदर्श में प्रतिभा, आनंद अभियोग, अभ्यास और लोक व्यवहार तथा शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। वही तीनों बातें आती है। और इन्होंने भी एक श्लोक दिया कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदश्चयाभियोगो अश्या कारणम काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्बल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से ही हो सकती है। आचार्य वामन की बात करें तो आचार्य वामन का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसमें प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। कवित्व बीजम प्रतिभान कवित्वस्य बीजम। और लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु में स्थान देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी प्रतिभा को कहते हैं आचार्य वामन। अगली हम बात करें आचार्य रुद्रट की, तो आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के वे दो भेद मानते। चलिए अब यहाँ पर एक विभाजन आता है। सबसे पहले विभाजन आता है आचार्य रुद्रट से आता है। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं। पहला भेद है सहजा और दूसरा उत्पाद्या। सहजा यानी जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है, जबकि उत्पाद्य जो प्रतिभा होती है वह लोक शास्त्र में अभ्यास से उत्पन्न होती है। तो ये देखिए आचार्य रुद्रट ने जो अब तक जो चल रहा था प्रतिभा और व्युत्पत्ति, उसको मेल करते हुए सहजा और उत्पाद्या कह दी है। यानी ये जो सहजा प्रतिभा है उसका और अधिक परिष्करण होता है उत्पाद्य प्रतिभा के साथ में, जो शास्त्र ज्ञान से प्राप्त होती है। मम्मट काव्य प्रकाश में कहते हैं शक्ति निरूपणता लोक शास्त्र काव्य देवक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे। काव्य के इन्होंने भी तीन हेतु बताए, शक्ति, प्रतिभा, लोक शास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। और वो एक और बात कहते हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूप है, यानी जो शक्ति है यानी जो प्रतिभा है वो काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। और जिसे शक्ति को अन्य जो आचार्य वो प्रतिभा भी कहते हैं, उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है। और इसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। केशव मिश्र भी प्रतिभा को काव्य का कारण बताते हैं, व्युत्पत्ति तो उसका और अधिक विकास करती है। हेमचंद्र भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु बताते हैं और नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं कि हमेशा नया नया उत्पन्न करने वाली, नई नई बात सुझाने वाली जो प्रतिभा है वही वास्तव में काव्य रूप में उपयोगी है। अच्छा लिखा उन्होंने। शब्दानुशासन है हेमचंद्र का, सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी कहते हैं इसको। प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर भी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को संवेद रूप से शेष का हेतु मानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक नई बात निकलती है। प्रतिभा के दो भेद बताते हैं राजशेखर, प्रतिभा के दो भेद बताते हैं। पहला कारित्री प्रतिभा, दूसरा भावित्री। कारित्री तो जन्मजात होती है और भावित्री का देखिए दो बिंदु है यहाँ पर। एक तो कविता कहने वाला, कविता सुनाने वाला, कविता लिखने वाला, और दूसरा बिंदु कविता को सुनने वाला, उसका आनंद लेने वाला। तो जो कारित्री प्रतिभा होती है वो लेखक में या कवि में होती है और भावित्री प्रतिभा उस हर पाठक में होती है जो उसको सुनकर आनंद अनुभव करता है। जगन्नाथ भी प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि अलग अलग विद्वानों के मत देखे तो तीन प्रमुख काव्य हेतु माने जा सकते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और काव्य हेतु पर अधिक विवाद नहीं है, लेकिन अधिक महत्व किसका है तो उसकी बात करें तो सबसे अधिक महत्व तो निश्चित तौर से प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना जा सकता है। तो कुछ इस ढंग से आचार्यों के तीन वर्ग बन गए हैं। ए वाले वर्ग में वो आचार्य जो प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं, जिसमें राजशेखर, वाग्भट, हेमचंद्र और पंडित राज जगन्नाथ है। और प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का संस्कार करने वाला कारक मानते हैं। दूसरे में आचार्य जो प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीनों को बराबर मानते हैं, जिनमें रुद्रट और मम्मट इसी वर्ग के हैं। और तीसरे वर्ग के आचार्य प्रतिभा को काव्य हेतुओं में सर्वप्रमुख स्थान देते हैं और ये मानते हैं कि प्रतिभा अगर नहीं है तो काव्य प्रणयन
किया जा सकता है, ये वाली बात कहते हैं। सर्वप्रमुख देते हुए कहते हैं इसमें दंडी भी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। तो काव्य हेतु को एक बार हम देख ले तो सबसे पहले प्रतिभा है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, जो किसी व्यक्ति में काव्य रचना में समर्थ बनाती है। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने बात कही अपनी। राजशेखर कहते हैं सा शक्ति केवल काव्य हेतु, यानी केवल काव्य हेतु का जो है वो शक्ति ही है। भट्ट तिथि भी इसी ढंग की बात कहते हैं। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, भट्ट तोत कहते हैं ये। आचार्य बर्मन भी इसी प्रकार की बात करते हैं। और अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की परिभाषा करते हुए लिखा प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। महिम भट्ट प्रतिभा को प्रमुख मानते हैं, कवि का तीसरा नेत्र मानते हैं। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है जिसको शक्ति कहा गया है। आचार्य मम्मट इसको प्रतिभा को शक्ति भी कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति यानी प्रतिभा जो है वो कवित्व का बीज रूप है। जयदेव ने भी प्रतिभा का महत्व बताया। दंडी को छोड़कर जितने भी आचार्य हैं वो सभी प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। तो लगभग एक ही स्वर में प्रतिभा को काव्य का कारण माना है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये निकाल सकते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलती है। प्रतिभा जो है नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति विचित्रों का विधान करता है। और प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। इस प्रकार से हम देखते हैं। चलिए दूसरा जो बिंदु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, जिसको हम पांडित्य या विद्वता कह सकते हैं। ज्ञान की उपलब्धि यानी शास्त्र ज्ञान को भी व्युत्पत्ति कहा जाता है। इसका जो आधार है प्रतिभा मिलने के बाद में जो कवि है, जो व्यक्ति है, वो भांति भांति के शास्त्रों का अध्ययन करता है, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उससे उत्पन्न होती है। तो साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थों के उचित अनिश्चित का सम्यक ज्ञानी व्युत्पत्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को नया नाम दिया है निपुणता। और निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो राजशेखर ने उचित और अनुचित का जो विवेक है उसको व्युत्पत्ति कहा है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए, लेकिन प्रतिभा के बाद में जो महत्वपूर्ण हेतु है वो व्युत्पत्ति ही है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय तो शास्त्रों का अध्ययन है और लौकिक का मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान से प्राप्ति जो होती है उसको हम लौकिक व्युत्पत्ति कहते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण है, व्युत्पत्ति महत्वपूर्ण है। अगर किसी कवि में प्रतिभा है, नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है, लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति को लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो वो बेसिर पैर की कविता लिख सकता है, कोई तार्किक कविता नहीं लिख सकता। इसलिए लोक व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है, शास्त्रों का अध्ययन करना उसको आवश्यक है। तो व्युत्पत्ति भी एक आवश्यक तत्व है प्रतिभा के पश्चात, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है अभ्यास। भामन ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए जिससे अभ्यास बढ़ता जाए। तो आचार्य भामन ने भी अभ्यास को महत्व दिया है। और निश्चित तौर से अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिभा के साथ में अगर अभ्यास होगा तो वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। गायन में भी जैसे हम कहते हैं कि रियाज करते रहते हैं या प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उससे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो कहा गया अंग्रेजी भाषा में। तो निश्चित तौर से अभ्यास हो ही कर्मशु कौशलम भाविति, आचार्य भामन कहते हैं, यानी अभ्यास के द्वारा ही कवि में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। और आचार्य दंडी की बात करें तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। और वो तो कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में भी केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है, किंतु ये धारणा कुछ ठीक भी नहीं और बाकी सभी अन्य आचार्यों को भी स्वीकार नहीं होती। बिना प्रतिभा के काव्य रचना संभव ही किस प्रकार से है, और केवल काव्य का अभ्यास करते जाए तो भी व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। लेकिन अभ्यास महत्वपूर्ण है। अभ्यास को देखिए इस प्रकार से भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास किए जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाल में सिर पर पड़त निशान। अगर लगातार व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित तौर से वो विद्वान या कवि बन सकता है। लेकिन देखिए जो काव्य हेतु में हमने जो तीन बातें की प्रमुख रूप से कौन कौन से, एक बार आप दोहराएंगे मेरे साथ में।
सबसे पहले तो बात की है प्रतिभा की, जिसको शक्ति भी कहा जाता है। दूसरी बात की है व्युत्पत्ति की बात की, जिसको शास्त्र ज्ञान या लोक व्यवहार ज्ञान कहा गया। और तीसरा जो कहा गया वो अभ्यास कहा गया है। तो इस ढंग से हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य हेतु पर विचार तो किया, पर कोई नवीन उद्भावना नहीं की है। ये जो 3 हेतु उन पर विचार किया है, जिसमें काफ़ी जो महत्वपूर्ण आचार्य है भिखारी दास, उसमें कविता करने की शक्ति को जन्मजात मानते हैं। क्या कहा भिखारी दास ने? सवित कवित बनाए भी कि जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधान, यानी जिस नक्षत्र में विधाता ने उसको शक्ति दी है उसी के अनुसार वो कविता की रचना कर सकता है। तो ये हमने देखा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। हमने जो देखा यहाँ पर काव्य हेतु का टॉपिक देख रहे हैं कि काव्य का कारण, कि काव्य की रचना किस प्रकार से होती है, काव्य की रचना करने के लिए व्यक्ति में किन किन गुणों का आवश्यक है, किन किन शक्तियों का विकास करके वो काव्य रचना में सक्षम हो सकता है, ये हमने यहाँ पर देखा है। अगले कक्षा में हम विचार करेंगे काव्य प्रयोजन पर विचार करेंगे। जैसा कि हमने बात कर चुके हैं, अंतर देख चुके, तो आप एक बार याद कीजिएगा। मेरा प्रश्न असाइनमेंट है आपके लिए कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में क्या अंतर है, और अलग अलग विद्वानों ने काव्य हेतु के संदर्भ में क्या अपने मत रखे हैं, वो आप अपनी इस प्रश्न का पहला प्रश्न दे रहा हूँ उसके उत्तर में लिखेगा। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी मन में शंका है, तो आप निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और कोई आप मुझसे निजी रूप से भी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।